दोस्तों, एक मोटिवेशनल कोट को आपने अक्सर सुना होगा कि गिलास आधा खाली है या आधा भरा। ये सिर्फ नजरिए की बात है। चलिए इसे एक नए लेवल पर लेकर चलते हैं। हम गिलास का सारा पानी निकाल देते हैं। क्या अब ये खाली है? जी नहीं, ये अभी भी हवा से भरा हुआ है। ओके, अब हम वैक्यूम पंप से सारी हवा भी निकाल देते हैं। क्या अब ये खाली है? शायद हाँ या शायद नहीं। स्पेस को आम बोलचाल की भाषा में हम खाली जगह की तरह जानते हैं, यानी जहां कुछ नहीं है वहां स्पेस है। स्पेस केवल वो नहीं है जो स्पेस ऑब्जेक्ट्स के अराउंड है, बल्कि स्पेस ही यूनिवर्स में एक ऐसी चीज है जो कि हर जगह है। जहां कुछ नहीं है वहां भी, और जहां कुछ है वहां भी। यहां तक कि एटम्स जिनसे सारा मैटर बना है, उनमें भी ज्यादातर पार्ट स्पेस ही है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो गैप है, उसकी तुलना आप ऐसे कर सकते हैं जैसे एक स्टेडियम के बीच में कोई मक्खी। यह मक्खी को न्यूक्लियस समझिए और स्टैंड यानी जहां दर्शक बैठते हैं उस जगह को इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिट। दोनों के बीच में जो कुछ है वो है स्पेस। यानी एक एटम में भी ज्यादातर हिस्सा स्पेस ही है। इस तरह से देखा जाए तो हम अपने आसपास जो कुछ भी मैटर पाते हैं, उसका एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट वास्तव में स्पेस है। हमारे आसपास मौजूद ऑब्जेक्ट्स में स्पेस इतनी ज्यादा क्वांटिटी में है कि यदि बुर्ज खलीफा बिल्डिंग के एटम्स में से स्पेस को रिमूव कर दिया जाए तो सारा का सारा मैटर सिर्फ एक ग्रेन ऑफ सैंड में समा जाएगा। कहने का मतलब है कि मैटर का एक बहुत बड़ा हिस्सा वास्तव में स्पेस है। न केवल हमारे आसपास की चीजें, बल्कि हम खुद भी इस स्पेस से ही बने हैं। आखिर ये स्पेस क्या है? क्या वास्तव में ये सिर्फ खाली जगह है, या ये भी कोई चीज है? यही पता करने वाले हम आज की इस वीडियो में। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। स्पेस को समझने का सबसे पहला प्रयास ग्रीक फिलोसफर्स ने किया। उन्होंने स्पेस को एक सब्सटेंस की तरह एक्सप्लेन किया, जिसमें यूनिवर्स की सभी चीजें तैर रही हैं, जो कि इतना लाइट और थिन है कि हम उसे महसूस ही नहीं कर सकते। इस सब्सटेंस को उन्होंने ईथर का नाम दिया। लेकिन यह सिर्फ एक फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट ही था, जिसका कोई भी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं किया गया था। स्पेस को समझने का पहला सीरियस अटेम्प्ट 15वीं सेंचुरी में फेमस साइंटिस्ट न्यूटन ने किया। न्यूटन जब ऑब्जेक्ट्स के मोशन को डिफाइन कर रहे थे, तो उन्होंने पाया कि हर मोशन वास्तव में रिलेटिव है। इसे ऐसे समझिए जैसे कि अगर आप अपनी कार से कहीं जा रहे हैं, तो आपकी कार के स्पीडोमीटर में दिख रही स्पीड वास्तव में उस रोड के रिलेटिव है जिस पर कि आप चल रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि आप स्पेसशिप में एक एम्प्टी स्पेस में मौजूद हैं, जहां दूर दूर तक कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। आप कैसे पता करेंगे कि आपका स्पेसशिप मोशन में है या रुका हुआ है? जैसे आप ट्रेन में सफर करते हैं तो आपको विंडो से देखने पर चीजें जैसे पिलर्स या पेड़ वगैरह पीछे चलते हुए दिखते हैं। इसी से आप पता करते हैं कि ट्रेन चल रही है। लेकिन अगर आप स्पेस में हैं और आपके आसपास कोई चीज ना हो, तो आप कैसे पता करेंगे कि आपका स्पेसशिप चल रहा है या रुका हुआ है? अगर आपका शिप एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो उसके चलने या रुके होने में आपको कोई भी फर्क महसूस नहीं होगा। पर अगर वो एक्सीलरेट कर रहा है, यानी उसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है, तो आपको एक बैकवर्ड पुश महसूस होगा। जैसा कि आप अपनी कार या बाइक को एक्सीलरेट करते हैं, तब आपको महसूस होता है। अब यहां पर सवाल उठता है कि आखिर ये बैकवर्ड पुश जो आपने एम्प्टी स्पेस में महसूस किया, वो किसके रिलेटिव है? इसी को आधार बनाकर न्यूटन ने स्पेस को एज अ 3 डायमेंशनल मैथमेटिकल मॉडल की तरह प्रपोज किया, जो कि फिक्स था। लेकिन यह सवाल अभी भी अपनी जगह पर बरकरार था कि इज स्पेस रियली अ थिंग और जस्ट अ 3 डायमेंशनल एम्प्टी प्लेस इन विच ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग? लंबे समय से स्पेस को एक खाली जगह की तरह डिफाइन करते आ रहे साइंटिस्ट के सामने 18वीं सेंचुरी में एक नई समस्या आकर खड़ी हो गई, जब ब्रिटिश साइंटिस्ट थॉमस यंग ने एक्सपेरिमेंट से यह साबित कर दिया कि लाइट वेव नेचर को शो करती है, लेकिन इसके बावजूद ये वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है। यहां से एक सवाल पैदा हुआ कि अगर लाइट एक वेव है, जैसा कि एक्सपेरिमेंट बता रहा है, तो उसको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम तो चाहिए। और अगर स्पेस कुछ नहीं है, तो लाइट उसमें ट्रैवल कैसे कर सकती है? इसे ऐसे समझिए जैसे कि आप रस्सी के एक सिरे को पकड़कर उसे ऊपर नीचे हिलाते हैं, तो रस्सी में एक वेव पैदा होती है, जो ट्रैवल करती हुई एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है। इस वेव का मीडियम रस्सी है। इसी तरह किसी तालाब में पत्थर फेंकने पर जो वेव पैदा होती है, उसका मीडियम पानी है। हम दूर से आती हुई किसी साउंड को सुन पाते हैं, क्योंकि साउंड वेव्स एयर में ट्रैवल करके हम तक पहुंच जाती हैं। यहां साउंड वेव्स के लिए एयर एक मीडियम का काम कर रहा है। अगर एयर ना हो तो कोई साउंड हम तक नहीं पहुंच सकती। यही कारण है कि मून पर लैंड करने वाले एस्ट्रोनॉट्स को आपस में बातचीत करने के लिए रेडियो ट्रांसमीटर का यूज करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर हवा नहीं है। तो अगर लाइट एक वेव है और स्पेस खाली जगह है, तो फिर
आखिर वो किस मीडियम में ट्रेवल कर रही है। ये सवाल लंबे समय तक वैज्ञानिकों के लिए पहेली बना रहा और आखिर में कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा प्रपोज किया कि इस ब्रह्मांड में स्पेस यानी जिसे हम खाली जगह समझते हैं या कुछ नहीं समझते हैं, वैसा कुछ नहीं है। जिसे हम स्पेस समझते हैं वो वास्तव में एक इनविजिबल मीडियम है जो सारे यूनिवर्स में फैला हुआ है, और यही वो मीडियम है जो शायद लाइट को कैरी करता है। और इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से उन्होंने इसे एक ल्यूमिनिफरस ईथर का नाम दिया। जो मैटर इस यूनिवर्स में मौजूद है, ये अर्थ, ये सन, स्टार, ये गैलेक्सीज, ये सब के सब वास्तव में इस ईथर में तैर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट ने कुछ नए आइडियाज को जन्म दिया, जिनमें से एक आइडिया था कि यदि वास्तव में अर्थ एक ईथर में तैरते हुए सफर कर रही है तो लाइट की स्पीड सभी डायरेक्शन में एक समान नहीं होनी चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे कि किसी नदी की स्ट्रीम में उसके साथ और उसके अगेंस्ट तैरने वाले स्विमर की स्पीड में फर्क होता है। लेकिन यहां पर एक समस्या थी कि इस आइडिया को वेरीफाई करना बेहद मुश्किल था, क्योंकि इसके लिए एक हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट की जरूरत थी जो कि लाइट की स्पीड में आए मामूली से वेरिएशन को पकड़ सके, और ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट उस समय तक मौजूद नहीं था। 19th सेंचुरी के एंड में एक अमेरिकन साइंटिस्ट अल्बर्ट ए माइकलसन, जिन्हें लाइट की स्पीड को सक्सेसफुली कैलकुलेट करने के लिए नोबेल मिल चुका था, उन्होंने अपने साथी साइंटिस्ट एडवर्ड मोरेली के साथ इसे जांचने का बीड़ा उठाया। इस फेमस एक्सपेरिमेंट को आज हम माइकलसन मोरेली एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं, जिसमें उन्होंने लाइट को बीम स्प्लिटर से दो अलग अलग डायरेक्शन में मोड़ दिया, जो कि बाद में मिरर से टकराकर दोबारा इकट्ठा होकर एक इंस्ट्रूमेंट में जाती थी। यह इंस्ट्रूमेंट लाइट वेव्स की ओवरलैपिंग होने पर एक खास पैटर्न बनाता था। अगर अलग अलग डायरेक्शन से आने वाले लाइट बीम्स की स्पीड में जरा सा भी फर्क होगा तो वो ओवरलैप जरूर करेंगी, और जिसकी वजह से हमें एक खास पैटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को बार बार कई तरीके से दोहराने के बावजूद जिस पैटर्न के बनने की संभावना जताई जा रही थी वो नहीं मिला, यानी लाइट वेव्स की ओवरलैपिंग नहीं हो रही थी। मतलब अलग अलग डायरेक्शन से आने वाली लाइट वेव्स की स्पीड में कोई भी फर्क नहीं था, और इस सब का एक ही मतलब था, और वो ये कि लाइट वेव्स के मीडियम के लिए जिस ल्यूमिनिफरस ईथर के होने की कल्पना की जा रही थी वो मौजूद नहीं था। एक बार फिर साइंटिस्ट दोबारा उसी जगह पर खड़े थे जहां से उन्होंने शुरू किया था। असल में स्पेस उससे कहीं ज्यादा मिस्टीरियस था जितना कि वो सोच रहे थे। 20th सेंचुरी साइंस में एक न्यू रेवोल्यूशन लेकर आई। इस दौरान कुछ ऐसे सिद्धांतों को खोजा गया जिन्होंने एक नए सिरे से फिजिक्स की नींव रखी। फिजिक्स की फील्ड में एक नया रेवोल्यूशन लाने वालों में यदि कोई शख्सियत सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो है नन अदर देन अल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन ने स्पेशल रिलेटिविटी की थ्योरी से साइंस की दुनिया में खलबली मचा दी। इस थ्योरी के जरिए उन्होंने 3 डायमेंशनल स्पेस में टाइम को एक 4th डायमेंशन की तरह जोड़ा और एक 4 डायमेंशनल स्ट्रक्चर स्पेस टाइम को एज अ मैथमेटिकल मॉडल प्रपोज किया। उनकी ये थ्योरी स्पेस के बारे में कुछ हैरान कर देने वाली बातों को बयान करती थी, जैसे कि ये बताती थी कि लाइट की स्पीड हर सिचुएशन में कांस्टेंट क्यों होती है, जैसा कि माइकलसन मोरेली एक्सपेरिमेंट भी हमें बताता था। ये थ्योरी हमें बताती थी कि स्पेस जैसा कि न्यूटन ने सोचा था वैसा एब्सोल्यूट नहीं था, बल्कि ये सिचुएशन के हिसाब से बदलता था। यही वजह थी कि लाइट की स्पीड हर सिचुएशन में हर एक ऑब्जर्वर के लिए सेम रहती थी। बाद में उन्होंने इस थ्योरी पर काम करते हुए एक और नई थ्योरी दी, जिसे आज हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जानते हैं। इस थ्योरी में उन्होंने ये बताया कि हर ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मास है वो स्पेस टाइम में कर्व पैदा करता है। ग्रेविटी का कारण वास्तव में स्पेस टाइम में मौजूद कर्व ही है। अगर ऐसा है तो वास्तव में स्पेस जिसे कि एक खाली जगह की तरह समझा जा रहा था वो नथिंग नहीं बल्कि समथिंग है। आप सोच रहे होंगे, ओह इट्स जस्ट अ थ्योरी, वेयर इज द एविडेंस? वेल, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि जब आइंस्टीन ने इस आइडिया को रखा था तो ज्यादातर लोगों ने उस समय यही सोचा था। लेकिन आइंस्टीन ने इस आइडिया को वेरीफाई करने का तरीका भी बताया। उनका कहना था कि यदि वास्तव में मैटर स्पेस को कर्व करता है तो स्पेस में मौजूद मैसिव ऑब्जेक्ट्स के पास से होकर गुजरने वाली लाइट भी उस कर्वेचर की वजह से डिफ्लेक्ट होनी चाहिए। 1919 में इसे वेरीफाई करने के लिए रॉयल सोसाइटी ने 2 एक्सपेडिशन ऑर्गेनाइज किए। 2 ग्रुप्स ने मई 1919 में हुए टोटल सोलर इक्लिप्स के दौरान सन के आसपास मौजूद स्काई का फोटोग्राफ लिया और फिर उसी रीजन को जुलाई 1919 के फोटोग्राफ से मैच किया। उन्होंने पाया कि जिस डिफ्लेक्शन की प्रिडिक्शन आइंस्टीन ने की थी वो वास्तव में सही थी। सन के आसपास मौजूद रहे स्टार्स की लाइट सन की ग्रेविटी की वजह से कुछ डिग्री डिफ्लेक्ट हो गई थी, जो इस बात को साबित कर रही थी कि स्पेस वास्तव में कर्व होता है। यानी ये नथिंग नहीं, समथिंग है। लेकिन ये समथिंग क्या है? क्या इसे हम समझ सकते हैं?
20वीं सेंचुरी में ही साइंस की एक नई ब्रांच क्वांटम फिजिक्स का जन्म हुआ, जिसमें मैटर के फंडामेंटल पार्टिकल्स को स्टडी किया जाता था। क्वांटम फिजिक्स की दुनिया इस दुनिया जिसे हम अपने आसपास महसूस करते हैं उससे बिल्कुल अलग थी। 1927 में जर्मन फिजिसिस्ट वर्नर हाइजेनबर्ग ने एक रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल दिया, जिसे हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। यह प्रिंसिपल हमें बताता था कि क्वांटम पार्टिकल्स की मोमेंटम और पोजीशन दोनों में से एक के ही बारे में हम प्रिसाइजली जान सकते हैं। यानी किसी पार्टिकल के मोमेंटम के बारे में हम जितनी एक्यूरेसी से जानते हैं उतनी ही कम एक्यूरेसी से हम उसकी पोजीशन के बारे में जान पाते हैं। इसके साथ ही ये प्रिंसिपल कुछ ऐसा भी कहता था जो कि किसी के भी दिमाग को हैरत में डालने के लिए काफ़ी था। इसके अनुसार क्वांटम पार्टिकल्स वैक्यूम में से इमर्ज होकर वैक्यूम में गायब हो सकते थे। हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल जिस पॉसिबिलिटी के बारे में बताता था उसे थ्योरेटिकल बेस देने का काम एक ब्रिटिश साइंटिस्ट पॉल डिरेक ने किया। उन्होंने एक इक्वेशन दिया था जिसे डिरेक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। इस इक्वेशन के बेस पर उन्होंने पहली बार एंटी मैटर के होने की प्रिडिक्शन की। एंटी मैटर प्रॉपर्टीज में बिल्कुल मैटर के ही जैसा होता है, लेकिन होता है उसकी मिरर इमेज। जब मैटर और एंटी मैटर दोनों मिलते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। क्वांटम पार्टिकल्स के वैक्यूम में से इमर्ज होकर वैक्यूम में गायब होने के पीछे यही कारण था। स्पेस एक बैंक के जैसा था जहां से पार्टिकल्स एनर्जी लोन पर लेकर अस्तित्व में आ सकते थे और लोन चुकाकर गायब भी हो सकते थे। यानी स्पेस को जैसा शांत और निर्जीव समझा जा रहा था ये वैसा नहीं था। ये जीवंतता से भरपूर था। यहां पर बहुत कुछ चल रहा था। इसमें चल रही हलचलें जिन्हें क्वांटम फ्लक्चुएशंस कहते हैं, उनकी वजह से पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स पैदा होते रहते हैं जो तुरंत ही एक दूसरे को खत्म कर गायब भी हो जाते हैं। इन पार्टिकल्स को वर्चुअल पार्टिकल कहते हैं। क्वांटम पार्टिकल्स किस तरह वैक्यूम में से इमर्ज होकर गायब होते हैं इसे अब समझा जा सकता था, लेकिन अभी ये सब कुछ थ्योरेटिकल बेस पर ही था। क्या वास्तव में ऐसा होता है, इसे जांचने के लिए हमें इन पार्टिकल्स का फिजिकल वेरिफिकेशन करना जरूरी था। बट प्रॉब्लम यहां पर यह थी कि ये पार्टिकल्स बेहद छोटे थे, इतने कि इन्हें किसी भी इंस्ट्रूमेंट से डिटेक्ट कर पाना लगभग नामुमकिन था। एक डच साइंटिस्ट हेनरी कॉस्मेर ने इसके लिए एक आइडिया दिया। आइडिया यह था कि अगर क्वांटम फ्लक्चुएशंस रियल हैं तो स्पेस में मौजूद चीजों पर इनका इफेक्ट दिखना चाहिए। स्पेस में चल रही ये हलचलें ऑब्जेक्ट्स पर मामूली ही सही पर एक फिजिकल फोर्स जरूर लगाती होंगी, पर चूंकि स्पेस हर तरफ मौजूद है इसलिए ये फोर्स भी हर तरफ से बराबर अप्लाई होती है और जिसकी वजह से नेट फोर्स 0 हो जाती है। लेकिन अगर दो मेटल प्लेट्स को हम बहुत ही क्लोज में रखें ताकि उनके एक तरफ स्पेस ज़्यादा और दूसरी तरफ कम हो तो ऐसे में नेट फोर्स 0 नहीं होगी और उन दोनों प्लेट्स को स्पेस पुश करके आपस में मिला देगा। 1948 में उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी वैसा ही हुआ। स्पेस में चल रही हलचलें रियल थीं और ये वास्तव में चीज़ों को अफेक्ट कर रही थी। इसी इफेक्ट को हम आज कॉस्मेर इफेक्ट के नाम से जानते हैं। स्पेस जिसे एक लंबे समय से खाली जगह की तरह देखा जा रहा था अब एक स्टेज बन चुका था और जहां पर हर समय क्वांटम पार्टिकल्स का डांस चल रहा था। आज हम जानते हैं कि क्वांटम फ्लक्चुएशंस ने ही उस सब को जन्म दिया था जिसे आज हम अपने आसपास पाते हैं। बिग बैंग इन फ्लक्चुएशंस का ही परिणाम था, जिसकी वजह से एक ह्यूज क्वांटिटी में मैटर और एंटी मैटर पैदा हुआ था, जिसमें से ज़्यादातर मैटर को एंटी मैटर ने खत्म कर दिया। लेकिन इस तरह पैदा हुए मैटर के हर बिलियन पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल कुछ अननोन रीजन्स की वजह से बच गया। आज यूनिवर्स में जो कुछ भी मौजूद है वो सब उन बचे हुए पार्टिकल से ही बना हुआ है। स्पेस के बारे में हम अभी भी बहुत कम जानते हैं। जितना कुछ भी अभी तक खोजा गया है वो सिर्फ एक शुरुआत है। इंतजार कीजिए जब फ्यूचर में होने वाली डिस्कवरीज इस मिस्टीरियस एलिमेंट की परतों को एक एक कर खोलेंगे। तो दोस्तों दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।